जब उत्तराखंड से लेकर लेह लद्दाख तक एक बार फिर से नौजवान सड़क पे आए हैं और आग भड़क गई है। जिस जैन जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नसों में सिहरन दौड़ रही है, उसी जैन जी ने लेह के अंदर कल भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जला दिया। यह वीडियो मैं देख रहा था और मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा था कि हिंसा का सहारा ले रहे हैं युवा, लेकिन इसमें एक बात थी जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बीजेपी का झंडा तो उतार कर फेंका, लेकिन भारत का झंडा जो उसके ऊपर लहरा रहा था उसको हाथ नहीं लगाया, उसके प्रति पूरा सम्मान अपना व्यक्त किया। उस झंडे को किसी ने छुआ नहीं, उस झंडे का किसी ने अपमान नहीं किया। और इस तरह लेह के युवाओं ने बताया कि हमें दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन से है, हमें भारत से, भारत देश से, भारत के संविधान से कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये अपने आप में बड़ी और राहत की बात मानी जानी चाहिए कि लेह लद्दाख का युवा आक्रोश में भी देश के झंडे का सम्मान करता है। लेह लद्दाख का जो मामला है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार यह याद दिलाता हूं, कल ट्विटर पर भी मैंने लिखा था कि यही लेह लद्दाख है, यही सोनम वांगचुक है। जब 370 हटाई गई थी, जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया था, तब वो खुशियां मना रहे थे। जब कश्मीर के अंदर लोग परेशान थे, लॉकडाउन जैसा लगा हुआ था, इंटरनेट बंद था, लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, तो सोनम वांगचुक साहब जो थे वो खुशियां मनाने में लगे हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा लद्दाख आ गया था, सीट जीती गई थी और क्या क्या हुआ था, और शानदार दफ्तर बना था भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप लेह गए हैं तो जब एयरपोर्ट से आप शहर की तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ वो बड़ा सा दफ्तर आपको दिखाई देता है जहां कल हंगामा हुआ है। अब 2019 से लेकर 2025 आ गया है और 2025 में 6 साल बीत जाने के बाद भी जब लद्दाख वालों को उनका अधिकार नहीं मिला है, केंद्र शासित राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, तो वही सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते हैं, पैदल चलकर दिल्ली आते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई बड़ा समाधान वहां पर दिखाई नहीं देता है। यहां से भी सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया गया था। उसके बाद एक बार फिर वो भूख हड़ताल पर बैठे, जहां से लगातार वो भाषण दे रहे थे। और जब बीजेपी के खिलाफ वो हुए तो जाहिर था कि उनकी देशभक्ति एक तरफ रख दी गई और उनको घोषित कर दिया गया चीन का एजेंट। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो सोनम वांगचुक साहब जो कह रहे हैं कि मुझे चीन का एजेंट कहा जा रहा है, चीन ने जो जमीनें चरागाहों की कब्जा की है, जहां लोग जाते थे अपने जानवर चराने के लिए, वो जमीन चाइना ने कब्जा कर ली है, उसकी मुखालिफत करने वाले को चाइना का एजेंट कहा जा रहा है। ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए और आपको तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। यही हुआ कल रात को। गृह मंत्रालय का जो नोट आया, उस नोट में कहा गया कि सोनम वांगचुक के जो भाषण हैं वो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। कहा गया कई नेताओं ने वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जैन जी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। यह आरोप उनके ऊपर लगा है और कल को सोनम वांगचुक जेल में चले जाएं, उनके ऊपर यूएपीए लग जाए, तो इसमें बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक हड़ताल कर रहे थे, हड़ताल में लगातार वही मांग दोहराई जा रही थी जिस मांग को लेकर उन्होंने पहले भी अनशन किया था। उसके बाद पैदल चल के दिल्ली भी आए थे, लेकिन केंद्र सरकार उन मांगों को पूरा करने की कहीं भी सोचती हुई नजर नहीं आ रही है। लेह लद्दाख में हुआ यह है कि विकास के नाम पर बड़े बड़े होटल बन गए हैं, कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं। अब उन बिल्डिंग्स में लगातार टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जब टूरिस्ट इतनी बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं तो एक तरफ ढेर सारा कूड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ पानी की जरूरत बढ़ रही है। तो अब पानी की जरूरत जो है वो पूरी करने के लिए जमीन खोद के, पहाड़ खोद के पाताल से पानी निकाला जा रहा है, और जो कूड़ा है वो ले जाकर डंप किया जा रहा है पहाड़ों में। जो लेह का ओरिजिनल विकास होना था, कुटीर उद्योगों को जो बढ़ावा देना था, स्थानीय शासन को बढ़ावा देना था, वो कहीं नहीं हो रहा है। पहले कोई समस्या होती थी तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास जा सकते थे, जिसमें लद्दाख के भी बहुत सारे लोग थे। अब अगर कोई समस्या है तो लोगों को पता ही नहीं है किसके पास जाएं, कौन उसका निदान करेगा, क्योंकि सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मांग तो पूरी हो गई, कश्मीर से अलग तो कर दिए गए, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत भड़काकर खुशियां मनवाई जा रही थी वो उद्देश्य तो भाजपा का पूरा हो गया। लेकिन अब जब अपनी प्रॉब्लम आई है तो ना सुनने के लिए नरेंद्र मोदी हैं, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना अमित शाह हैं। अब तो आरोप यह है कि उनके जो नेता हैं सोनम वांगचुक, वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं। जी, क्लाइमेट को लेकर कोई एक कार्यक्रम हुआ था पाकिस्तान में जिसमें गए थे सोनम वांगचुक। अब उस कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक तो पाकिस्तान गए थे, तो जरूर इनको पाकिस्तान से पैसा मिला होगा। आईटी सेल जो है पूरी की पूरी ट्विटर पर और बाकी सारी जगहों पर यह परसेप्शन फैलाने में लगी है कि ये तो पाकिस्तान से सहायता ले रहे हैं। यह सवाल कोई नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान अगर इतना बड़ा दुश्मन है तो उससे क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हो, अब तो फाइनल भी पाकिस्तान से खेलना होगा। यह सवाल कोई नहीं पूछेगा।
लेकिन सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान चले गए थे, जो डॉन नाम के अखबार ने आयोजित किया था। तो अब उनको पाकिस्तानी का भी आरोप झेलना है, चाइनीज एजेंट होने का भी आरोप झेलना है, देशद्रोही होने का भी आरोप झेलना है और हिंसा भड़काने का भी आरोप झेलना है। तो एक तरफ तो हम अपनी जमीनें खो रहे हैं और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बट्टे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोस में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए। दरअसल एक बात जो लोगों के समझ में नहीं आती है और सरकारों के खास तौर पे समझ में नहीं आती है कि युवा हिंसा पे तभी उतारू होते हैं जब अहिंसक रास्ते से बात नहीं मानी जाती। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे और वहां से भाषण दे रहे थे, लगातार उनके वीडियोस आ रहे थे, उनके आसपास बहुत सारे लोग घेर कर बैठे हुए थे, बहुत सारी जनता वहां पर थी और उनमें से भी कई सारे लोगों के भाषण सुनाई दे रहे थे। साफ दिख रहा था कि जनता नाराज है, जनता चाहती है कि उसकी मांग सुनी जाए। मान लीजिए अमित शाह जी गए होते वहां पर और सोनम वांगचुक से बात कर लिए होते, आश्वासन देते और वहीं पर उनकी भूख हड़ताल तोड़वा देते, क्या कोई हिंसा होती? नहीं होती। सरकार जब अहिंसात्मक रास्ते से चल रहे आंदोलन पर ध्यान नहीं देती है तो कुछ भटके हुए युवा सड़क पर आते हैं और वो सब होता है जो कल लेह में हुआ। मैं 100 बार कह चुका हूं और 1000 बार कहूंगा कि ऐसी किसी हिंसा का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। ऐसी हर हिंसा जो है वो अंत में विनाशकारी साबित होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि सरकारें अगर अहिंसात्मक आंदोलनों को दबाएंगी, अगर अहिंसात्मक आंदोलनों से बात करके बातचीत से मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगी तो चाहे लेह हो चाहे उत्तराखंड हो, सड़क पर युवा आएगा जी। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और वहां पर युवा लगातार सड़क पर हैं 2-3 दिन से। मामला है पेपर लीक का। नारा लगा रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये सीधे सीधे वोट चोर गद्दी छोड़ से उठा लिया गया है और ये बताता है कि वोट चोरी का मुद्दा किस तरह से जनता के बीच में पहुंच रहा है। जब नारे इको करने लगे तो आप समझ जाइए कि जनता उन नारों को बहुत कायदे से समझ भी रही है और स्वीकार भी कर रही है। तो उत्तराखंड में आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि यह सरकार परीक्षाएं नहीं करवा पा रही है, यह सरकार रहते हुए परीक्षाओं में घपला हो रहा है और उसके चलते युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आप इन जुलूसों के जो वीडियोस और तस्वीरें ट्विटर पर और बाकी जगहों पर आ रही है, जो आप देख रहे हैं, उनको देखेंगे तो बहुत साफ समझ में आएगा कि यह भी एक जेनजी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतने के बाद भाजपा कह रही थी जेनजी तो भाजपा के साथ है। हो सकता है जेनजी भाजपा के साथ हो, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस उत्तराखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी का लगातार शासन रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां स्थानीय निकाय पर भी भाजपा का कब्जा है, वहां पर युवा लगातार सड़कों पर हैं और नारा लगा रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। पेपर लीकेज का जो मामला है वो भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार सामने आया है। यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह ऐसे मामले आए हैं जहां एग्जाम से पहले पेपर लीक हुए हैं और इसकी वजह से कई बार एग्जाम कैंसिल हुए हैं और रोजगार का जो प्रोसेस है, भर्ती का जो प्रोसेस है, वो लगातार लंबा होता चला गया। अभी जो तुरंत का मामला है वो उत्तराखंड में जो ग्रेजुएट लेवल के पद होते हैं उनके लिए परीक्षा का मामला है। संडे को उत्तराखंड में एग्जाम होना था ग्रेजुएट लेवल पद के लिए, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही पेपर लीक हो गया और उसके बाद बड़ी संख्या में छात्र उतर आए सड़क पर। इनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, युवा तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसको भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक कोई मामला है जिसमें भाई बहन है, खालिद नाम है लड़के का, बताया जा रहा है वो लक्सर का रहने वाला है और आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज केंद्र पर एग्जाम दे रहा था और उसका मोबाइल फोन उसके घर पर उसकी छोटी बहन इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस का यह शक है कि खालिद ने परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींची और अपने बहन को भेजा। ये सारी बातें की जा रही हैं और इसके आधार पर अब उसको नकल जिहाद या पेपर लीक जिहाद का नाम दे रहे हैं पुष्कर धामी साहब और पूरी सरकार और सरकार समर्थक मीडिया इस मामले को हिंदू मुसलमान बनाने पर लगी हुई है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उत्तराखंड में पेपर लीक के लिए कई सारे बड़े लोग जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुआ है। इन्हीं में से नाम आ रहा है हाकम सिंह रावत का। हाकम सिंह रावत को बताया जा रहा है कि यह उत्तराखंड के नकल माफिया यानी पेपर लीक गिरोह का कुख्यात चेहरा है, जो ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। 2021, 2022 और हाल में जो सरकारी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, यूके ट्रिपल एससी का, यूके एसएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें पेपर लीक कराने के लिए करोड़ों की वसूली इसने की है और इस मामले में वो गिरफ्तार हुआ था। 2023 में उसको जमानत मिली थी और अभी उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं देख रहा था ट्विटर पर एक वीडियो चल रहा था जो रामलीला का वीडियो है और इस रामलीला में जो पात्र थे वो भी नाम ले रहे थे हाकम सिंह का कि हाकम सिंह पेपर लीक करा रहा है। और इस मामले को आप कितना भी हिंदू मुसलमान बना लीजिए, लेकिन उत्तराखंड का युवा इस मामले को पूरी तरह से समझ चुका है। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर ही वो वीडियो था, जिसमें लड़का कहता है कि 15-15 घंटे हम बैठकर मेहनत कर रहे हैं और वो 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहां से देंगे? पेपर भी हर पेपर बिक रहे हैं। पुलिस को भेजिए और आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हम तमीज से बात करें, बिल्कुल कानून मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। यहाँ पे पुलिस खड़ी कल उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार की इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये विज्ञापन किए ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो था जिसमें एक लड़की वहां पर भाषण दे रही है जो कहती है कि मैं मां से बस ये कहकर